हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक रेजिस्टेंस बैटरी नेटवर्क है और जिसमें हमें हर एक ब्रांच में करंट बतानी है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली पिक किया है नोडल एनालिसिस सिखाने के लिए मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन पिक किया है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें नोडल एनालिसिस की स्पेशल केस इन्वॉल्व होती है। क्या होता है फ्रेंड्स, वैसे तो अगर बैटरी और रेजिस्टेंस सिंपल दे रखे हों तो नोडल एनालिसिस इजीली लग जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर दो नोड के बीच आइडियल बैटरी कनेक्ट कर दी जाए तो उस केस में नोडल एनालिसिस लगाना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए मैंने ये स्पेशल क्वेश्चन पिक किया है सो दैट आई कैन मेक यू लर्न नोडल एनालिसिस फॉर स्पेशल केसेस। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ज़रूर ट्राई करें, लूप मेथड या जो भी मेथड आपको आता है उससे, उसके बाद आ जाए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की तो फ्रेंड्स जब आइडियल बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है दो नोड के बीच में तो उस केस में होता जनरली ये है कि सुपर नोड टेक्निक यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सुपर नोड टेक्निक जो है थोड़ा एक्सटेंसिव हो जाती है। क्या होता है, उसमें इक्वेशन जो है 3 हो जाती हैं, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ऐड हो जाती है। तो एक्स्ट्रा इक्वेशन ऐड हो जाएगी तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्पेशल टेक्निक बताऊँगा जिससे कि आपको सुपर नोड टेक्निक पर जाना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जब भी है ना आइडियल बैटरी कनेक्ट कर दी जाए दो नोड के बीच में और आप नोडल एनालिसिस करना चाहो, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा ही है ना रेजिस्टेंस नेटवर्क में आप हमेशा ही नोडल एनालिसिस यूज़ करो, क्योंकि नोडल एनालिसिस हमेशा लूप मेथड से एक इक्वेशन कम बनाती है। और फ्रेंड्स एक इक्वेशन अगर कम बनाएगी तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन कम होगी। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको सारी ब्रांच में करंट निकाल के दिखाऊंगा और आप देखना कितनी कम कैलकुलेशन होती है। एग्ज़ाम में आपसे शायद 1 या 2 ब्रांच में करंट पूछे, अगर एडवांस में पूछा तो 1 या 2 ब्रांच में पूछेगा, और बाकी मेंस में अगर पूछा तो एक ही ब्रांच में करंट का ही पूछेगा। तो फ्रेंड्स इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स करेंगे हम ये करेंगे कि जब भी हमें आइडियल बैटरी कनेक्ट मिलेगी दो नोड के बीच में, तो हम बैटरी के किसी एक टर्मिनल को ग्राउंड कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, तो मैंने इसके नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कंसीडर कर लिया है। आपको जब भी ऐसा सिचुएशन मिले, है ना, आइडियल बैटरी दो नोड के बीच में कनेक्ट मिले, तो आप क्या करना, नेगेटिव टर्मिनल को पकड़ना और उसको ग्राउंड कंसीडर कर लेना। उसके बाद एक तो इसका नोड क्या हो गया, ग्राउंड मैंने कंसीडर कर लिया, तो दूसरे नोड पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, जो भी बैटरी का वोल्टेज है। जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया। अब अपने पास कौन सा नोड बचा, एक ये नोड बचा और एक ये नोड बचा, 2 नोड बचे। तो इस नोड को मैंने वोल्टेज बोल दिया VA और इस नोड का मैंने वोल्टेज बोल दिया VB। अब फ्रेंड्स जो अननोन वोल्टेज हैं वो केवल VA और VB हैं, बाकी सारे नोन वोल्टेज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हमारे पास नोड है 4, लेकिन हम इक्वेशन बनाएंगे सिर्फ 2। तो फ्रेंड्स आप खुद ही सोचो कि कितनी कैलकुलेशन बच गई। तो पहले नोड A पर इक्वेशन लिख लेते हैं। और फ्रेंड्स जो नोडल एनालिसिस होता है ना, वो किरचॉफ करंट लॉ का स्पेशल केस होता है। तो फ्रेंड्स हम नोड A पर है ना करंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो नोड A पर अगर हम बात करें इस ब्रांच के लिए करंट कितनी होगी, तो हो जाएगी VA -0, है ना, क्योंकि ये ग्राउंड है
है ना, ये क्योंकि ग्राउंड है। वी ए माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई टू, वी ए माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई टू। हमेशा फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना कि वी ए माइनस ज़ीरो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि करंट जो है ना, गिवन नोड है ना, या फिर टेकन नोड, ऐसे ऐसे बोल लो, उससे ग्राउंड की तरफ करंट जा रही है। हमेशा गिवन नोड से ग्राउंड की तरफ करंट जा रही है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वी ए माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई टू। तो वी ए माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई टू ये हो गया। इसके बाद वी ए माइनस फाइव है ना, वी ए माइनस फाइव हमेशा नोड से है ना, नोड से जो दूसरा नोड है वहाँ तक करंट को ले जाना है, वहाँ से दूसरे नोड तक करंट को ले जाना है। तो वी ए माइनस फाइव डिवाइड बाई टू, वी ए माइनस फाइव डिवाइड बाई टू दूसरी करंट हो गई। अब तीसरी करंट लिखो, वी ए माइनस वी बी है ना, वी ए माइनस वी बी, बीच में एक बैटरी आ रही है, बीच में एक बैटरी आ रही है। तो फ्रेंड्स इस नोड से है ना, दूसरे नोड तक जाते टाइम अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आए, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आए तो वोल्टेज को ऐड कर देना, प्लस में लिख देना। जैसे कि यहाँ पर माइनस से प्लस बैटरी का 10 वोल्ट आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा है, वी ए माइनस वी बी प्लस 10 वोल्ट, प्लस 10 वोल्ट लिखा है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर है ना गिवन नोड से है ना अवे नोड तक जाते टाइम अगर माइनस से प्लस आए बैटरी का नोड, तो उसको प्लस में लेना है। तो वी ए माइनस वी बी प्लस 10 वोल्ट और डिवाइड बाई जो रेजिस्टेंस है वो 1। तो वी ए माइनस वी बी प्लस 10 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। क्या होता है फ्रेंड्स, केसीएल में क्या होता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो हम यहाँ पर यही कंसीडर कर रहे हैं कि समेसन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, समेसन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 है। हम यही कंसीडर कर रहे हैं इस नोड पे। I1 और I2 कोई एक करंट आ रही है और कोई एक करंट जा रही है, और टोटल मिला के कितना है करंट इस नोड पे 0, इसीलिए इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। तो ये एक तरह से केसीएल की इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अपॉन में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को 0 में फेंक देते हैं। तो क्या होगा, वी ए माइनस 5 प्लस वी ए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे और 2 को बाहर फेंक दिया। तो क्या हो गया, 2 वी ए माइनस 2 वी बी प्लस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो क्या क्या है, वी ए और 2 वी ए, तो 4 वी ए हो गया और माइनस 2 वी बी, और ये माइनस 5 प्लस 20, तो क्या हो गया 15 इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन 1। अब वी ए नोड जो ए नोड है इस पर हमने इक्वेशन लिख ली, अब हम बी नोड पर इक्वेशन लिखेंगे। तो एक तो क्या हो जाएगा, बी नोड पर देखो वी बी माइनस 5/4, वी बी माइनस 5/4, तो वी बी माइनस 5/4 प्लस वी बी माइनस 0/4, तो वी बी माइनस 0/4, तो वी बी बाई 4 हो गया। उसके बाद वी बी माइनस वी ए। अब देखो गिवन नोड से हम जा रहे हैं अवे नोड पर, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से कहाँ टर्मिनल है, प्लस से माइनस है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब तो वी बी माइनस वी ए माइनस 10 डिवाइड बाई 1 रेजिस्टेंस 1 है, इसीलिए डिवाइड बाई 1 कर दिया। वी बी माइनस वी ए माइनस 10 डिवाइड बाई 1। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 4 को भेज देंगे RHS में। तो वी बी माइनस 5/4 का 4 चला गया राइट में, तो वी बी माइनस 5 प्लस वी बी और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 वी बी माइनस 4 वी ए माइनस 40 इक्वल टू 0। अब ऐड कर लो वी बी प्लस 4 वी बी, तो
6VB, इसके अलावा -4VA और ये -5 और -40 -45 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इक्वेशन और 1 और 2 को ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर देखो आप 4VA है, यहाँ पर -4VA है, दोनों को ऐड करेंगे तो VA कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल VB बचेगा। तो 4VA -2VB + 15 इक्वल टू 0। नीचे 6VB -4VA -45 इक्वल टू 0। तो यहाँ -4VA से +4VA कैंसिल आउट हो गया और 6VB से सब्ट्रैक्ट हो गया -2VB, तो बचा 4VB और ये -45 से +15 सब्ट्रैक्ट हुआ तो अपने पास बचा -30 RHS में गया तो हो गया +30। तो VB की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/4 तो क्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/2। तो VB की वैल्यू क्या हो गई 15/2। अब VB की वैल्यू को उठा के रख दो इक्वेशन 2 में VB की वैल्यू को उठा के रख दो इक्वेशन 2 में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर ये अपने पास 15/2 है, 15/2 है, ये 2 से ये कैंसिल आउट होगा 6 तो 3 हो जाएगा, फिर ये 15 से मल्टीप्लाई होकर 45 हो जाएगा, तो ये 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। और ऊपर वहाँ करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो 6 इंटू है ना 15/2 रखा है इसमें, 6 इंटू 15/2 -4VA -45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 45 हुआ है ना, ये 3 टाइम्स गया, फिर 3 इंटू 15 45 कैंसिल आउट हो गया, तो VA की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब VB की वैल्यू है 15/2, VA की वैल्यू है 0। अब फ्रेंड्स क्योंकि VA की वैल्यू कितनी आई है 0, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ब्रांच है, ये जो ब्रांच है ना, इसमें करंट कितनी होगी 0 और इसमें हमने करंट को क्या बोला है I1, तो I1 की वैल्यू क्या है 0। क्यों, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस 0 है। और फ्रेंड्स अगर ये करंट 0 है I1 है ना, तो इस ब्रांच में जो करंट आ रही है I2 जिसको हम बोल रहे हैं वो, और जो इस ब्रांच में करंट जा रही है AB ब्रांच में जो करंट जा रही है I, वो दोनों बराबर होंगे। तो I2 बराबर होगा किसके I के, और I की वैल्यू कितनी होगी, I2 कहाँ कैलकुलेट किया है, I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स ये 5 है, ये 0 है, ये 5 है, ये 0 है, वोल्टेज डिफरेंस कितना है 5 का और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 दैट इज 2.5 एम्पियर। अब फ्रेंड्स I2 की वैल्यू हो गई अपने पास, I की वैल्यू हो गई, अब हमें चाहिए I3 की वैल्यू और I4 की वैल्यू। तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 की वैल्यू हो जाएगी VB -0 डिवाइड बाई 4, VB -0 डिवाइड बाई 4, तो 15/2 डिवाइड बाई 4 दैट इज 15/8 एम्पियर। तो हमारे पास आ गई I3 की वैल्यू। अब फ्रेंड्स I4 की वैल्यू क्या होगी, I4 की वैल्यू होगी ये जो I आ रही है उसमें से I3 इधर चली गई तो I4 बची केवल जो उधर गई, तो I - I3 अगर कर दे तो I4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो I4 क्या हो गया I - I3, या फिर हम ऐसा कर लें VB -5 डिवाइड बाई 4 कर दें, VB -5 डिवाइड बाई 4 कर दें। दोनों ऑप्शन है अपने पास, फिलहाल हम सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं है ना, I - I3 कर ले रहे हैं। तो I की वैल्यू है 5/2 और I3 की वैल्यू है 15/8। तो डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं दोनों के, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 4 -15/8। तो ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 8, तो 20 - 15 डिवाइड बाई 8 दैट इज 5/8 एम्पियर, 5/8 एम्पियर। और ये फ्रेंड्स मैंने I कैलकुलेट किया था, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी अपने को। इस तरह से फ्रेंड्स हम
नोडल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ये मैक्सिमम हाइट है नोडल एनालिसिस की, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको एक आइडियल बैटरी कनेक्ट करके दे सकता है। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, एडवांस लेवल के क्वेश्चन में भी आपको वो बहुत से बहुत 3 इक्वेशन बनवा लेगा। नोडल एनालिसिस इससे ज़्यादा अगर वो इक्वेशन नोडल एनालिसिस की बनती हैं तो फ्रेंड्स वो लूप एनालिसिस से तो हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। अगर आप सोचो इसी क्वेश्चन को अगर आपको लूप से करना होता तो आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ती, एक ये और एक ये। 3 इक्वेशन बना के करंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करा के फिर 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती। लेकिन नोडल एनालिसिस से केवल 2 इक्वेशन में हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको नोडल एनालिसिस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।